हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जनरल डिफेंसेस को कवर किया था। आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जब टॉर्ट से कोई पर्सन इंजर्ड होता है तो उसको क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल होती है। सो बेसिकली दो तरह की रेमेडीज़ अवेलेबल होती है। फर्स्ट वन इज़ जुडिशियल रेमेडी एंड सेकेंड वन इज़ एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। जुडिशियल रेमेडी को समझते हैं, जैसा कि टर्म ही आपको सजेस्ट कर रही है कि ये वो रेमेडी है जिसको कोर्ट ऑफ लॉ ने डिसाइड किया है और अपने डिस्क्रिशन से इसको डिसाइड करके अग्रीव्ड पार्टी को प्रोवाइड की है। जुडिशियल रेमेडी मेनली 3 टाइप्स की होती हैं, जिसको हम फर्दर डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज डेमेजेस, सेकंड इंजंक्शन, थर्ड इज स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ क्या होती हैं? ये वो एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ हैं जिसमें कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इंजर्ड पार्टी अपने आप से ही कुछ स्टेप्स लेकर अपने आप को प्रिवेंट कर लेते हैं। जैसे 5 इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे। इसको मैं एक एक हेड को मैं आपको प्रॉपरली डिस्क्राइब करूंगी। जैसे पहला है एक्सपल्जन ऑफ ट्रेसपासर, री एंट्री ऑन द लैंड, रिकैप्शन ऑफ गुड्स, अबेटमेंट, डिस्ट्रेस, डैमेज, फीजेंट। ये सारे कॉन्सेप्ट को अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डैमेजेस। डैमेजेस में क्या होता है? लीगल डैमेजेस या फिर डैमेजेस, ये एक तरह का अमाउंट होता है जो पे किया जाता है अग्रीव्ड पार्टी को, और ये डिसाइड कौन करता है? इट इज़ डिसाइडेड बाय द कोर्ट। ये क्यों दिया जाता है? ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि अग्रीव्ड पार्टी को उसका रीस्टोरेशन कराया जा सके, उसको वापस उसी पोजीशन में लाया जा सके जिस पोजीशन में वो टॉर्ट कमिट होने से पहले था। इस अमाउंट से क्या होता है? इस अमाउंट से प्लेंटिफ को हेल्प मिलता है कि वो उसको जो भी लॉस हुआ है उससे रिकवर हो सके। डैमेजेस एक तरह से हमारी प्राइमरी रेमेडी होती हैं इन अ टॉर्ट। अगर टॉर्ट में कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है तो प्राइमरी रेमेडी है हमारे पास डैमेजेस। वो व्यक्ति कोर्ट में जाके बोल सकता है कि मेरे को ये इंजरी हुआ है और इसके लिए मुझे इतना अमाउंट कंपनसेशन चाहिए। अब वो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन जिसको कोर्ट डिसाइड करते हैं ऑन द स्पॉट, और वो वेरी करता है एज पर द फैक्ट एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, तो उसको हम बोलते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। वो डैमेजेस आपकी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होती हैं। इसका अनलिक्विडेशन है, एक तरह से ये अनलिक्विडिफाई है। इसको डिसाइड कोर्ट करेगा कि कितना अमाउंट दिया जाएगा। अब हम कुछ टाइप्स ऑफ डैमेजेस पढ़ते हैं। डैमेजेस का मेनली तो ऑब्जेक्टिव यही होता है कि कंपेंसेशन करना, लेकिन फिर भी हमने ऑब्जेक्टिव्स के बेस पर इनको फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज कंटेम्पचुअस डैमेजेस। ये एक आपकी इस तरह की डैमेजेस होती है जिसमें कोर्ट को बहुत ही लो अमाउंट डिफेंडेंट के ऊपर इम्पोज किया जाता है टू गिव द प्लेंटिफ। यहाँ पर इस वाले केस में कभी कभी कोर्ट को लगता है कि प्लेंटिफ खुद से ही कुछ फॉल्ट था। जो भी इंजरी प्लेंटिफ को हो गई है वो उसके खुद के फॉल्ट की वजह से हुई थी, या फिर इस टॉर्ट को ओरिजिनेट कराने में सबसे ज़्यादा हाथ प्लेंटिफ का ही था। लेकिन फिर भी डिफेंडेंट थोड़ा बहुत यहाँ पर गिल्टी होता है। दैट्स वाई यहाँ पर प्लेंटिफ को कुछ लो अमाउंट का डैमेजेस दे दिया जाता है। एक होता है नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस आपके तब दिए जाते हैं जब प्लेंटिफ का लीगल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है। ये बात तो एग्रीएबल है कि लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, लेकिन उस इन्फ्रिंजमेंट की वजह से उसको कोई रियल कॉज नहीं हुआ है। तो ऐसे केसेस में क्या दिया जाता है? ऐसे केसेस में नॉमिनल डैमेजेस दिए जाते हैं। एक होता है सब्सटेंशियल डैमेजेस। सब्सटेंशियल डैमेजेस वो एग्जैक्ट अमाउंट होती है जितना भी प्लेंटिफ को लॉस हुआ है, उस लॉस की रिकवरी में जितनी भी अमाउंट लगेगी वो अमाउंट इम्पोज की जाती है ऑन द डिफेंडेंट, और उसको डायरेक्शन दिया जाता है कि वो प्लेंटिफ को इतना अमाउंट पे करे। फोर्थ वन इज एग्जाम्पलरी या प्यूनिटिव डैमेजेस। एग्जाम्पलरी डैमेजेस का मतलब होता है एक ऐसा डैमेजेस जो बहुत हाई अमाउंट में इम्पोज किया जाता है। ये जनरली दिया गया है इस ऑब्जेक्टिव से कि डिफेंडेंट को एक उसका पनिशमेंट मिले और पब्लिक एट लार्ज में एक फियर क्रिएट हो कि कोई भी व्यक्ति इस तरह का कोई भी टॉर्ट इन फ्यूचर कमिट नहीं करेगा। फिर हमारे पास डैमेजेस और भी हैं 2 तरह के, एक जनरल डैमेज और एक स्पेशल डैमेजेस। जनरल डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस में क्या होता है कि एक तो है कि डिफेंडेंट ने कोई टॉर्ट कमिट किया प्लेंटिफ के अगेंस्ट और प्लेंटिफ को इससे कोई इंजरी हुआ, तो इस इंजरी के लिए जो भी डैमेजेस उसको डिफेंडेंट से मिल रहा है दैट विल बी कंसिडर्ड एज जनरल डैमेजेस। लेकिन
जनरल डैमेजेस के बाद अगर प्लेंटिफ कोर्ट में ये प्रूव कर दे कि उसको कुछ और स्पेशल लॉस भी हुआ है जिसकी रिकवरी होना ज़रूरी है, जैसे कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस हुए हैं, उसकी कुछ वेजेस का लॉस हुआ है, या उसको अपनी प्रॉपर्टी को रिपेयर कराना है, उसको रिप्लेस कराना है अपने गुड्स को और प्रॉपर्टी को, तो अगर वो इस चीज़ को कोर्ट में प्रूव कर देता है तो कोर्ट उसको प्रोवाइड करवाते हैं स्पेशल डैमेजेस। फिर दो तरह से और डैमेजेस दिया जाता है, एक नर्वस शॉक के लिए और एक मेंटल शॉक के लिए। नर्वस शॉक क्या होता है? जब किसी पर्सन की नर्व्स डैमेज हो गई हैं, उसका ब्रेन प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि उसको कोई शॉक लगा है या कोई ट्रॉमा लगा है। कोई फिजिकल हार्म नहीं हुआ है लेकिन नर्वस शॉक उसको हुआ है, तो उस नर्वस शॉक के लिए भी कोर्ट डैमेजेस प्रोवाइड करती है। देन मेंटल शॉक होता है। मेंटल शॉक से एक पर्सन का इंटेलेक्चुअल और उसकी मोरल सेंसेस हर्ट होती है। पहले के टाइम पर ऐसा एक थॉट रहता था कि मेंटल शॉक में कोई कंपनसेशन नहीं दिलाना चाहिए, क्योंकि इसको आप मीज़र नहीं कर सकते कि किसी व्यक्ति को कितना उसके मोरल सेंसेस हर्ट हुए हैं, क्योंकि सबकी मोरल सेंसेस अलग अलग हैं। जो चीज़ मेरे लिए मोरल है हो सकता है वो आपके लिए इमोरल है, आपके लिए इमोरल है हो सकता है वो मेरे लिए मोरल हो, तो इसको आप मीज़र नहीं कर सकते। दैट्स वाई कोर्ट का पहले ये व्यू था कि मेंटल शॉक के लिए किसी भी तरह की डैमेजेस नहीं दिए जाएंगे, लेकिन बाद में कोर्ट ने मेंटल शॉक को भी एक फिज़िकल इंजरी की तरह ट्रीट किया और मेंटल शॉक में भी डैमेजेस देना स्टार्ट किया। अब डैमेजेस को मीज़र कैसे किया जाएगा? तो कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला तो हमारे पास है नहीं जिससे हम डैमेजेस को डिसाइड करें। ये डैमेजेस मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये डिसाइड किए जाते हैं एज़ पर द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, और उन सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखकर ही डैमेजेस को डिसाइड किया जाएगा। नाउ कॉन्सेप्ट केम रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। जनरली जो डैमेजेस दिए जाते हैं वो आप डिफेंडेंट के एक्शन का अगर कोई डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है तो उस डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस के लिए कंपनसेशन दिया जाता है, लेकिन कोई ऐसा कॉन्सिक्वेंसेस जो बहुत ही ज़्यादा रिमोट है, बहुत कोई दूरदर्शी कोई ऐसा एक्ट हुआ है या उसका कोई बहुत दूर प्रभाव पड़ा है, तो उसमें किसी भी तरह का डैमेजेस नहीं दिया जाता है जनरली। तो यहाँ पर एक केस आता है रीपोलमिस केस। रीपोलमिस केस में क्या होता है कि एक प्लेंटिफ होता है जो कि कार्गो शिप का ओनर होता है, वो अपनी शिप को डिफेंडेंट को देता है। डिफेंडेंट के जो एम्प्लॉयज़ थे वो शिप पर कुछ वर्क कर रहे थे और कुछ लीकेज वगैरह होता है जिसकी वजह से शिप में आग लग जाती है और एक एक्सप्लोजन हो जाता है, और पूरे एक्सप्लोजन से सारा शिप ख़राब हो जाता है। तो जब प्लेंटिफ कोर्ट में जाता है और अपनी डैमेजेस क्लेम करता है तो कोर्ट यहाँ पर अप्लाई करते हैं टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस। टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस अप्लाई करके वो ये चेक करते हैं क्या कोई ऐसा एक्ट है जो डिफेंडेंट का टॉर्ट का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। अगर वो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है तब आपको डैमेजेस मिलेगा। तो इस केस में डिफेंडेंट वॉज हेल्ड लायबल और उससे कंपनसेशन दिलाया गया। देन एक और केस है लिसबॉक केस। इस केस में भी क्या होता है कि प्लेंटिफ्स का जो ड्रेजर होता है वो डैमेज्ड हो जाता है, ठीक है, और उसको डुबा दिया किसने? डिफेंडेंट ने। उसकी डैमेज भी कर दिया और उसको डुबा भी दिया, ठीक है, और उस डिफेंडेंट के नेग्लिजेंस की वजह से प्लेंटिफ का जो ड्रेजर है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। ड्रेजर वॉज वर्किंग अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट विद द टर्म्स दैट सम अमाउंट हैड टू बी पेड इफ़ द वर्क वॉज नॉट कंप्लीटेड ऑन द टाइम। जो डिफेंडेंट था उसने ड्रेजर को इस कंडीशन पे लिया था कि अगर विद इन अ टाइम वर्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो वो कुछ अमाउंट प्लेंटिफ को पे करेगा। प्लेंटिफ के पास कुछ इनफ फंड भी नहीं थे टू अरेंज अ न्यू ड्रेजर टू कंप्लीट द सेड वर्क। तो फिर उन्होंने ये बोला कि जिस आपने हमारा ड्रेजर भी डैमेज कर दिया और उसको डिप भी कर दिया, तो अब हमारे पास तो और पैसे भी नहीं है कि हम कोई नया ड्रेजर लेकर आएँ और अपना कोई काम पूरा करें। तो उन्होंने कंपनसेशन मांगा। तो कोर्ट ने ये बोला कि आपके पास लैक ऑफ फंड है, ये कोई टॉपिक नहीं बनता है या कोई ग्राउंड नहीं बनता है जिससे हम डिफेंडेंट को कंपेल करें कि वो आपको कंपेंसेट करे, क्योंकि आपका लैक ऑफ फंड होना इज़ नॉट अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफेंडेंट एक्शंस। देन वेगन माउंट केस में ये जो आपका रीपोलेमिस केस था इसको ओवर रूल कर दिया था। इस केस में क्या था, देखिए, एक डिफेंडेंट के पास एक शिप था, उस शिप का नेम होता है वेगन माउंट नंबर 1। प्लेंटिव्स जो कि ओनर होते हैं डॉक के, और उस डॉक का नेम है मोड्स डॉक। तो डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस की वजह से वहाँ पर कुछ स्पार्किंग होती है और सारे के सारे
फ्लोटिंग कॉटन वेस्ट में आग लग जाती है, जिसकी वजह से जो प्लेंटिफ का शिप वगैरह होता है वो भी डैमेज हो जाता है। भी जो वॉर्फ थे, जो शिप्स थे और जो साथ में वेगन माउंट था, ये सब कुछ डैमेज हो जाता है। तो यहाँ पर जब ये केस प्रिवी काउंसिल के पास जाता है तो प्रिवी काउंसिल ने ये डिसीजन दिया कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा टेस्ट ऑफ फोर्सिबिलिटी। टेस्ट ऑफ फोर्सिबिलिटी अप्लाई करके आप ये चेक करोगे कि डिफेंडेंट केवल उन्हीं एक्शन के लिए लायबल होगा जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस से फोर्सिएबल होंगे। अगर कोई ऐसा एक्शन है जो फोर्सिएबल नहीं है, जो रीजनेबली फोर्सिएबल नहीं है, तब उसमें हम डिफेंडेंट को लायबल नहीं बनाएंगे। सो रूलिंग यही था कि जो जितना भी कोई भी डैमेज हुआ या जो डिस्ट्रक्टिव फायर यहाँ पर लगा वो रीजनेबली फोर्सिएबल नहीं था बाय अ रीजनेबल पर्सन एट द टाइम। तो इस केस ने जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज या जो टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस वाला रूल था उसको रिजेक्ट किया और टेस्ट ऑफ फोर्सिबिलिटी यहाँ पर अप्लाई किया। देन डैमेजेस का पर्पस क्या होता है, ये तो हमको अभी पता ही चल गया है कि डैमेजेस का पर्पस होता है प्लेंटिफ को वापस बैक पोजीशन में लेकर आना। ठीक है, अब हम कुछ वो वाली रेमेडीज़ देख लेते हैं जो अभी तक हमने पहले डैमेजेस देखा, अब डैमेजेस के अलावा भी कोई रेमेडीज़ जो दी जाती हैं अब उसको देखते हैं। सेकेंड वन इज़ इंजंक्शन। इंजंक्शन एक तरह की इक्वेटेबल रेमेडी है और ये भी कोर्ट के डिस्क्रिशन पर ही दी जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई कंपेंसेशन नहीं दिया जाता, लेकिन जो अग्रीव्ड पार्टी होती है वो अपोजिट पार्टी से कहती है, मतलब कोर्ट के थ्रू कहलवाती है कि भाई आप इस एक्शन को फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकते बिकॉज यू आर कमिटिंग द टॉर्ट। तो कोर्ट क्या करते हैं, रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट इंजंक्शन का ऑर्डर इशू करते हैं। अब इंजंक्शन जो होता है, इंजंक्शन क्या है, इंजंक्शन एक कोर्ट का ऑर्डर है जिससे किसी पर्सन को या तो कंप्लीटली या पार्शियली रिस्ट्रेन किया जाता है कि वो उस रॉन्गफुल एक्ट को कंटिन्यू नहीं कर सकता है, या तो टेम्परेरी बेसिस पर या फिर आपका परमानेंट बेसिस पर। अगर हमको ये देखना है कि इंजंक्शंस कहाँ पर हैं, तो इंजंक्शंस आपको सीपीसी में भी मिलेगा और आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर भी इंजंक्शन के प्रोविजंस मिल जाएंगे। अगर आपको सूट फाइल करना है इंजंक्शन का, तो सूट ऑफ इंजंक्शन किसके अगेंस्ट फाइल हो सकता है, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट, किसी ग्रुप के अगेंस्ट और इवन अगेंस्ट द स्टेट। सेक्शन 37 ऑफ द एसआरए कहता है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ इंजंक्शन, फर्स्ट वन इज टेम्परेरी, सेकेंड वन इज परमानेंट। टेम्परेरी इंजंक्शन क्या है, जैसा नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि एक इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर है, अभी केस पेंडिंग है, अभी केस का प्रॉपर डिसीजन नहीं आया है, तो उस पेंडेंसी की ड्यूरेशन में अगर प्लेंटिफ अग्रीव्ड हो रहा है बाय द एक्शन ऑफ डिफेंडेंट, तो वो कोर्ट में जाके एप्लीकेशन लगाता है और बोलता है कि इस पर्सन के अगेंस्ट आप टेम्परेरी इंजंक्शन इशू कर दीजिए, ताकि जब तक ये केस पेंडिंग नहीं होता है, जब तक ये केस पेंडिंग चल रहा है, प्रॉपर्ली डिसाइड नहीं हो जाता है, तब तक ये रुक जाएगा और मेरी जो चीज़ें हैं उसका स्टेटस एज इट इज़ बना रहेगा, उनकी कंडीशन एज इट इज़ बनी रहेगी। तो कोर्ट उसको कंसिडर करके टेम्परेरी इंजंक्शन इशू करते हैं। देन टेम्परेरी इंजंक्शन इशू करने के लिए अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं कि प्रोविज़न आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये मिलेगा रूल 1 एंड रूल 2 ऑफ ऑर्डर 39 ऑफ द सीपीसी। सो इसके लिए 3 इसेंशियल बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी कि सबसे पहले तो एक प्राइमा फेसी केस इस्टेब्लिश होना चाहिए, प्लेंटिफ एक प्राइमा फेसी केस इस्टेब्लिश करे। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस मेंटेन होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए कि पता चले कि किस पार्टी को ज़्यादा लॉस हो रहा है, किसके अगेंस्ट टेम्परेरी इंजंक्शन इशू करना है, और अगर टेम्परेरी इंजंक्शन इशू नहीं किया गया तो एक इररिट्रीवेबल डैमेज हो जाएगा, मतलब कुछ इस तरह का डैमेज हो जाएगा जिसको आप मनी से भी कंपेंसेट नहीं कर पाओगे। तो इन केसेस में आपका इन 3 ग्राउंड्स पर टेम्परेरी इंजंक्शन इशू किया जाता है। देन यहाँ पर एक लिस्ट है, ये बता रहे हैं कि किस किस केसेस में आपका टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट किया जाता है। यूजीसी नेट का भी अगर आप एग्ज़ाम पेपर उठाकर देखें तो वहाँ पर भी एक बार ये क्वेश्चन आया जिसमें पूछा था कि टेम्परेरी इंजंक्शन किस किस ग्राउंड्स पर इशू हो सकता है। सो एआईबी में ऐसा इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एलएलबी सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए या यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए, तो ये ग्राउंड्स आप एक बार देख सकते हैं। जैसे इंजंक्शन को ग्रांट किया जाता है इन द फेवर ऑफ पार्टी एंड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगर कभी ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट पार्टी को लॉफुल एक्ट करने से या उसके राइट्स को एक्सरसाइज करने से रोक रही है।
तो इंजंक्शन गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है। ठीक है, देन सेक्शन 80 क्या कहता है सीपीसी का? सेक्शन 80 कहता है कि इंजंक्शन आप ग्रांट कर सकते हो अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज़ डन बाय द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर वर्किंग इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी। ठीक है, अगर कभी कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड में होती है और अगर हमने उसके लिए इंजंक्शन इशू नहीं किया तो वो प्रॉपर्टी या तो डैमेज हो जाएगी या वो वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उसको भी रोकने के लिए, उसका स्टेटस क्यू मेंटेन करने के लिए इंजंक्शन इशू किया जाता है। टीनेंसी के केस में भी इंजंक्शन इशू करते हैं, जहाँ पर किसी प्लेंटिफ ने अगर अनजस्टली प्लेंटिफ है और उसको रिमूव किया है उसके ओनर ने, वो टीनेंट था और उसके किसी ओनर ने, लैंडलॉर्ड ने उसको वहाँ से अनजस्ट मैनर में रिमूव कर दिया विदाउट एनी ड्यू लीगल प्रोसेस, तो वो इंजंक्शन सीक कर सकता है अगेंस्ट लैंडलॉर्ड। अगर कोई कंटिन्यूइंग न्यूसेंस है तो उसको रुकवाने के लिए भी इंजंक्शन इशू कराया जा सकता है। और अगर कोई कॉपीराइट या ट्रेडमार्क का या इस तरह की कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है तो उसको स्टॉप करने के लिए भी इंजंक्शन इशू कराया जा सकता है। परमानेंट इंजंक्शन मतलब जब कोर्ट परमानेंटली बोल देते हैं कि अब ये फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकता इन द फ्यूचर ये रॉन्गफुल एक्ट को, तो वो परमानेंट इंजंक्शन हो जाएगा। परमानेंट इंजंक्शन इशू किया जाता है जब कोर्ट दोनों पार्टी का केसेस सुन लेते हैं और डिक्री पास करते हैं, तो ये एक फाइनल स्टेज पर दिया जाता है। टेम्परेरी इंजंक्शन इंटरलॉक्यूटरी स्टेज पर दिया जाता है। कुछ ग्राउंड्स देख लेते हैं हम यहाँ पर जहाँ पर आप परमानेंट इंजंक्शन इशू कर सकते हैं। परमानेंट इंजंक्शन इशू किया जाता है टू अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जहाँ पर डैमेजेस एडिकेटली कंपेंसेट नहीं कर पाएंगे प्लेंटिफ को, कोर्ट को ऐसा लगता है तो वो परमानेंट इंजंक्शन इशू कर देते हैं। या फिर जहाँ पर एक्चुअल डैमेज को असरटेन कर पाना काफ़ी मुश्किल हो गया है तो भी परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट कर दिया जाता है। सो इंजंक्शन दो तरह से भी हो सकता है, एक मैंडेटरी एक प्रोहिबिटरी। मैंडेटरी इंजंक्शन मतलब एक तरीके से ये हो गया जब कमांड दिया जा रहा है, पार्टी को कुछ करने के लिए बोला जाता है। कोर्ट कंपेल करता है किसी पार्टी को टू परफॉर्म सर्टेन एक्ट जिससे अग्रीव्ड पार्टी को वापस उसी पोजीशन में लाया जा सके जिस पोजीशन में वो टॉर्ट कमिट होने से पहले था। सो इट इज़ अ मैंडेटरी इंजंक्शन। प्रोहिबिटरी इंजंक्शन क्या होता है? जहाँ पर कोर्ट पार्टी से कहते हैं कि you have the obligation to not to do something, so it is a prohibitory injunction। prohibitory injunction में किसी पर्सन को रोका जाता है किसी काम को करने से। क्यों? क्योंकि वो काम wrongful है और वो सामने वाले व्यक्ति को क्या कर रहा है, न्यूसेंस कर रहा है या किसी तरह का उसके अगेंस्ट कोई टॉर्ट कमिट कर रहा है। कब इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा तो उसके लिए आप देख सकते हैं सेक्शन 41 ऑफ SRA, ये बताता है कि कब इंजंक्शन ग्रांट नहीं होगा। तो अगर कोई पर्सन है और वो कोई कोर्ट में केस फाइल करना चाहता है तो आप उसको इंजंक्शन ग्रांट करके रोक नहीं सकते हो। ठीक है, अगर कोई पर्सन है और वो कोर्ट में अपना कोई केस में रिप्रेजेंटेशन कर रहा है या उसको फाइल कर रहा है या फिर वहाँ पर अपना कोई स्टैंड ले रहा है तो वहाँ पर भी इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाता है। दूसरा, किसी लेजिस्लेटिव बॉडी के अगेंस्ट, अगर आपको किसी लेजिस्लेटिव बॉडी में किसी पोस्ट के लिए कुछ अप्लाई करना है तो उसको प्रिवेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोई पर्सन अपना क्रिमिनल केस फाइल करना चाहता है किसी के अगेंस्ट या फाइट करना चाहता है तो उसको रोकने के लिए भी इंजंक्शन ग्रांट नहीं होता है। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को प्रिवेंट करने के लिए भी नहीं होता है। देन टू प्रिवेंट एन एक्ट विच इज़ नॉट क्लियर एक्ट ऑफ न्यूसेंस, अभी पता ही नहीं है कि ये एक्ट न्यूसेंस है भी या नहीं, तो उसको स्टॉप करने के लिए इंजंक्शन ग्रांट नहीं होगा। कोई कंटिन्यूइंग ब्रीच है जिसमें प्लेंटिफ खुद उसको ब्रीच को करवा रहा है, तो जहाँ पर प्लेंटिफ खुद एट अ फॉल्ट है, तो आपने एक मैक्सिम सुना होगा, एक्स टर्पी कॉजा नॉन ऑरिटर एक्शियो, मीन्स फ्रॉम एन इमोरल एक्शन या फ्रॉम एन इमोरल कॉज नो एक्शन अराइजेस। तो जहाँ प्लेंटिफ खुद से ही किसी ब्रीच को कंटिन्यू करवा रहा है तो फिर वो इंजंक्शन को डिमांड नहीं कर सकता। ठीक है, ये सब आप कुछ देख लेंगे, पॉइंट्स दे रखे हैं। अच्छा, कोई एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पर प्लेंटिफ का कोई पर्सनल इंटरेस्ट ही नहीं बनता है तो उस मैटर में भी इंजंक्शन ग्रांट नहीं होता है। ठीक है, अब इसका कोई लिमिटेशन पीरियड है क्या? सो येस, इट इज़ अ लिमिटेशन पीरियड यहाँ पर दे रखा है लिमिटेशन एक्ट के अंदर से, आर्टिकल नहीं, इट इज़ सेक्शन 58 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि
इंजंक्शन फाइल करने के लिए टाइम ड्यूरेशन कितना है? तो आपका 3 ईयर है। 3 ईयर कहाँ से काउंट होगा? फ्रॉम वेयर द राइट टू स्यू फर्स्ट एक्रूज। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आप याद रखेंगे। फिर यहाँ पर कुछ केसेस भी मेंशन है, ये केसेस आप देख सकते हैं। एक अन्नामलाई चेतियर वर्सेस AMKCT मुथु करूपन चेतियर। इसमें ये बोला कि जो राइट टू स्यू होता है वो कब से अराइज होता है? वो तब से अराइज होता है जिस ड्यूरेशन से या जिस डेट से डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के राइट को इन्फ्रिंज करना शुरू किया, तब से ही ये अराइज हो जाता है। MS हिंदुस्तान पेंसिल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस MS इंडिया स्टेशनरी प्रोडक्ट है। इसमें भी ये जो केस है आपका, ये इंजंक्शन से ही रिलेटेड है। तो ये है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इन्फ्रिंजमेंट के लिए। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इन्फ्रिंजमेंट होता है, उसको रोकने के लिए प्लेंटिफ इंजंक्शन को डिमांड करता है। तो कोर्ट प्लेंटिफ के फेवर में इंजंक्शन ग्रांट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटरिम इंजंक्शन दिया जाता है। ठीक है, तो ये केस आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट ये बन सकता है। देन स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है? रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रीस्टोर। जो कोई गुड्स है या कोई प्रॉपर्टी है उसको वापस उसके ओनर तक पहुंचाना, इट इज़ नोन एज रीस्टोरेशन। तो अगर किसी पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी पे से रॉन्गफुली डिस्पोजेस्ड कर दिया गया है तो वो डिमांड कर सकता है कि उसकी प्रॉपर्टी को रीस्टोर कर दिया जाए, मीन्स उसका रेस्टिट्यूशन कर दिया जाए। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़, अब एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ वो रेमेडीज़ हैं जहाँ पर एक अग्रीव्ड पर्सन अपने आप से अपना स्टैंड लेता है और कोर्ट का इंटरवेंशन यहाँ पर नहीं होता है। जैसे अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कोई पर्सन एंटर हो गया है तो आप रीजनेबल फोर्स यूज़ करके उस पर्सन को एक्सपेल कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी पर ट्रेसपास कर रहा है। लेकिन इसके 2 रिक्वायरमेंट हैं। पहला ये, जिस प्रॉपर्टी से आप ट्रेसपासर को रिमूव कर रहे हो वो प्रॉपर्टी आपके इमीडिएट पोजेशन में होनी चाहिए, और जो फोर्सेस आप यूज़ कर रहे हो वो सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग रीजनेबल होनी चाहिए। देन अगर किसी ओनर को उसकी प्रॉपर्टी से रिमूव कर दिया है ट्रेसपासर ने, तो वो ओनर क्या कर सकता है? वो ट्रेसपासर को फर्दर रिमूव करके अपनी प्रॉपर्टी में री एंटर कर सकता है और रीजनेबल अमाउंट ऑफ फोर्स यूज़ कर सकता है। तो दूसरा है री एंट्री। तीसरा है रिकैप्शन ऑफ गुड्स। जो भी पर्सन किसी गुड्स का ओनर है वो पर्सन अपने ही गुड्स को रिकैप्चर कर सकता है फ्रॉम एनी पर्सन जो उन गुड्स का अनलॉफुल पोजेशन रखकर बैठा है। ठीक है, नेक्स्ट रेमेडी इज अबेटमेंट। अब अगर न्यूसेंस हो रहा है, चाहे वो न्यूसेंस आपका किसी भी तरह का है, प्राइवेट है या पब्लिक है, तो कोई भी पर्सन एंटाइटल्ड होता है टू रिमूव द ऑब्जेक्ट विच इज़ कॉजिंग अ न्यूसेंस। ठीक है, जैसे A और B 2 नेबर हैं, ब्रांचेस हैं जो ट्री की जो A के प्लॉट पर ग्रो कर रही हैं वो B के प्लॉट में एंटर करती हैं। A ने नोटिस भी दिया B को, लेकिन B ने हिमसेल्फ उसको कट नहीं किया। तो देखिए A का जो ब्रांचेस हैं वो B के प्लॉट पे एंटर कर रही हैं, तो B ने A को बोला कि भाई यू हैव टू कट इट क्योंकि ये मेरे को न्यूसेंस कॉज कर रहा है, लेकिन फिर भी A ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो B कैन हिमसेल्फ कट और रिमूव द ब्रांचेस इफ़ दे आर कॉजिंग हिम न्यूसेंस। डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट क्या होता है? तो डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जो किसी पर्सन का कैटल या और कोई बीस्ट अगर वो किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी पर एंटर करता है और उसकी क्रॉप्स को स्पॉइल करता है, तो जो प्रॉपर्टी का ओनर है वो क्या करेगा? वो उस बीस्ट को तब तक अपने पोजेशन में रख सकता है जब तक कि वो बीस्ट के ओनर से या कैटल के ओनर से इनफ अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव नहीं कर लेता है। सो ये हमारा कुछ रेमेडीज़ थी जो हमने यहाँ पर देखा जो टॉर्ट में अवेलेबल होती हैं। अब आगे के लेक्चर में हम लोग कुछ स्पेशल टॉर्ट्स को कवर करेंगे। ये जो आपका लेक्चर है ये AIB के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि टॉर्ट का कोई भी कोडिफाइड लॉ आपके पास नहीं है, इट इज़ अनकोडिफाइड लॉ। तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको डेप्थ में समझना पड़ेगा। अब टॉर्ट के भी क्वेश्चंस आपके लैंडमार्क केसेस पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल वाइज क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। साथ के साथ ये लेक्चर LLB कि जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। अगर आपको कोई फर्दर डिटेल पूछना है तो आप इस नंबर पर कॉल करके डिटेल्स पूछ सकते हैं।